नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा हमारा जवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग फिर से आगे अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अब शुरू करेंगे मोशन और सेंटर ऑफ मास। मोशन से पहले जैसे हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ रहे थे कि सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या फॉर्मूला था अपने पास। तो वैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रॉड का, सेमी सर्कुलर रिंग का, डिस्क का, ट्रायंगल का, हॉलो हेमिस्फेयर का, सॉलिड हेमिस्फेयर का, सॉलिड कोन का, ऐसे जो भी शेप्स हैं अपने पास उन सब का सेंटर ऑफ मास भी हम लोग निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, जैसे निकाले उसी तरीके से निकालना हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी हो सकता है डिस्कस किया जा सके, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ये सब चीज़ को डिस्कस करने लगेंगे। जो चीज़ पूछेगा, जो चीज़ जानना चाहिए वो सब हम डिस्कस करते हुए चल रहे, और वो सब जानकारी होना भी चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे सीधा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास समझ गए थे, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा तब उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, जैसे ये यूनिफॉर्म मान लो एक रॉड है, ठीक, रेक्टेंगुलर रॉड है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बीच में हो जाएगा, कहने का मतलब क्या, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो यहाँ पे है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन मतलब क्या, ये अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे इस रॉड को ही हम पूरा मूव करा रहे हैं, तो रॉड को पूरा मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा। तो अब वही बात हो गया कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ाई शुरू करना है। तो सबसे पहले है अपने पास क्या, लेट एन पार्टिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट मासेस एंड पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। तो अपने पास क्या है, एन पार्टिकल सिस्टम, जैसे अब यही है, इसमें कितना सारा पार्टिकल होगा, एन पार्टिकल सिस्टम होगा ना। तो हो गया एन पार्टिकल सिस्टम ऑफ कितना, अलग अलग मासेस और पोजीशन वेक्टर के साथ। तो पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास कैसे दिया जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग को मालूम है, हम लोग जो पिछला पढ़े उसी हिसाब से बताएंगे। तो अगर हर एक पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर बताना है तो वो कैसे लिखेंगे, तो आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू M1 R1 M2 R2 कहाँ तक, M Rn तक, और डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ मास, ठीक है। उसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या, थोड़ा सा आगे जब ये वाला चीज़ है, ये वाला डिनोमिनेटर वाला, इसका मतलब क्या है, इस छोटे छोटे मास को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक बड़ा मास आएगा, मतलब पूरे रॉड का मास आएगा। तो वही बात हो गया, इसको किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल M से। तो अपने को फिर जब रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, MR, लेफ्ट हैंड साइड में M को उधर भेज दिया तो MR मतलब R पोजीशन वेक्टर, और R किसका पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 R1 M2 R2 M3 R3 कहाँ तक, Mn Rn तक। ये अपने को मिल जाएगा क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, MR अपॉन में dt, ठीक है। d/dt लिखते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, d/dt ऑफ MR, d/dt ऑफ MR वेक्टर, ठीक, सेम। फिर d/dt ऑफ MR1 वेक्टर, M1 R1, d/dt ऑफ M2 R2 वेक्टर, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, d/dt ऑफ Mn Rn वेक्टर। अब क्या कर लेंगे, M कांस्टेंट बाहर, तो d/dt ऑफ R हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन। तो क्या मिल जाएगा अपने को, वेलोसिटी। तो mv यहाँ क्या मिल जाएगा, M1 V1, उसी हिसाब किताब में यहाँ M2 V2, उसी हिसाब किताब में यहाँ Mn Vn, ये मिल जाएगा अपने को। तो ये क्या हो गया अपने को, ये मास इंटू वेलोसिटी मिल गया। मास इंटू वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो फिर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन को निकाल लिए, फिर अपने पास वेलोसिटी आ गया। अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, एक्सेलरेशन से। तो ऑन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to dt we have, तो फिर से अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो m/mv है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ma आएगा क्या, तो m कैपिटल यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ m1 a1, यहाँ m2 a2, डॉट 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 कहाँ तक, m3 a3 तक जाएगा। ये अपने को एक और इक्वेशन मिल गया। तो ऐसा 3 इक्वेशन मिल गया, एक पोजीशन वाला मिला, एक वेलोसिटी वाला मिला, एक एक्सेलरेशन वाला मिला।
तो तीनों इक्वेशन अगर मोशन के बारे में बात कर रहा है तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, मतलब समझा जाए कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसका मतलब जो भी हम लोग निकाले, पोजीशन वाला, वेलोसिटी वाला, एक्सेलरेशन वाला, मोशन से रिलेटेड जो हम लोग बात करें, उसको हम लोग एक क्वेश्चन में कैसे, तो क्वेश्चन में किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपने पास फाइंड एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास। हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का। ये सिस्टम दिया हुआ है अपने को, इस सिस्टम में क्या करना है, एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास। कुल मिला के अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का। तो ये जब सिस्टम दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर एक्सेलरेशन, इधर मतलब ये ऊपर ये नीचे। तो जो भी फोर्सेस हम लोग को बनाना आना चाहिए, इधर एम जी लगेगा, इधर एम जी लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, ये ठीक है। जीत कौन रहा, ये पार्टी जीत रहा। तो अगर 2 kg वाले पे हम लोग फोर्स लिखने जाएंगे, ये 2 kg वाले पे जो फोर्स है तो वो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम है क्या ये। एम कितना है, तो एम है 2 और जी के वैल्यू जी लिख देंगे, तो 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। एक इक्वेशन ये बन गया। इसी तरीके से 1 kg वाले पे तो टी जीत रहा है, एम जी हार रहा है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम। टी टी ही हो जाएगा, एम 1 हो जाएगा, जी जी हो जाएगा, और ए की जगह पे ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। यहाँ से अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर मान लो यहाँ से टी का वैल्यू, इसको यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ से टी का वैल्यू लिख देते हैं ए प्लस जी और इक्वेशन 2। अब यूजिंग ए इन इक्वेशन, यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1 क्या देखने को मिलेगा। तो टी की जगह पे जब ए प्लस जी रखेंगे तो वहाँ पे है अपने पास 2g माइनस ए प्लस जी इज इक्वल्स टू ए। तो अब ए और जी में पूरा आने लगा, तो यहाँ से अपने पास ए निकल के आ जाएगा। तो 2g है यहाँ पे माइनस जी, तो जी बचेगा, और माइनस ए उधर जाएगा तो 3a बचेगा। तो कुल मिलाकर अगर ए लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, g/3। देखो जो एक्सेलरेशन आया यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना आया, g/3 आया। तो ये एक्सेलरेशन आ गया g/3, लेकिन हम लोग का एक्सेलरेशन निकालना सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो जो अपने पास फार्मूला है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जो सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला है वो है अपने पास एम ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एम स्मॉल एम था ना, m1a1 m1a1 m2a2। यहाँ दो ही पार्टिकल सिस्टम है तो इसलिए हम इसको ये लिख दे रहे हैं। अब m अपने पास क्या है, m टोटल मास। टोटल मास मतलब क्या है, दोनों सिस्टम का मास। तो एक 2 kg का था, एक 1 kg का, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 kg का। तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना सेंटर ऑफ मास। m1 एक है अपने पास 1 kg का मास, जिसका एक्सेलरेशन कितना है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन g/3। सेम m2 जो 2 kg का मास है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन माइनस g/3। माइनस क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। अपॉन में टोटल मास 3 kg। समझ आएगा बात। अगर हमको एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास निकालना है तो एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल मास लेंगे। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड टोटल मास क्या है, 2 kg का था, 1 kg का एक था, ये ले लिए 3 kg टोटल मास हो गया। उसके बाद m1a1 m2a2। तो m1a1 m1 का मास हम 1 लिए हैं, m2 का मास m2 मास 2 लिए हैं। जो a1 है एक्सेलरेशन, दोनों पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g/3। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन g/3, दूसरे का भी एक्सेलरेशन g/3। लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन है। जैसे एक ऊपर जा रहा है जिसको हम पॉजिटिव लिए, तो ये दूसरा नीचे आ रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कौन करेगा, तुम लोग करेगा। जी का वैल्यू क्या ले लेना, जी का वैल्यू कुछ ले लेना 9.8 जो ठीक लगे। तो कुल मिला के देखो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है -g/9 निकल के आ रहा है। तो मतलब जो पूरे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा -g/9, 9 ही लिख रहे हो, g/9, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। समझ आया। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, जो यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इससे पहले, मतलब इससे पहले जो हम लोग को बोला जाता था एक्सेलरेशन निकालना, तो यहाँ तक हम लोग करते थे। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। कौन वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकलेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल गया। अगर अब हमको निकालना है यहाँ पे एफ नेट, फोर्स निकालना हो जाए, तो फोर्स निकालने के लिए भी क्या कर लेंगे, फोर्स निकालने के लिए भी कहानी वही हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू
मास इंटू एसेलरेशन। और किसका एसेलरेशन? एसेलरेशन सेंटर ऑफ मास वाला, क्योंकि हम लोग को नेट निकालना है सेंटर ऑफ मास के लिए। तो एम क्या हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा, और एसेलरेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एसेलरेशन। अगर एफ नेट जीरो होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पार्टिकल पे, देखो कुल मिला के अगर हम बात कर लें कि अगर जैसे हम लोग मास, इसको एक लाइन में टेस्ट करते हैं, जैसे अगर हम बात करें टोटल लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, जो टोटल लगने वाला फोर्स हो जाएगा जिसको हम लोग एफ नेट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 कहाँ तक? n तक, क्योंकि n पार्टिकल सिस्टम है, हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। तो अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है पूरे बॉडी पे, तो हम हर एक पार्टिकल के फोर्स को ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? F टोटल या फिर F नेट निकल के आ जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लिखने जाएँ तो इसको हम यही तो लिख सकते हैं, F फोर्स मतलब क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। मास इंटू एसेलरेशन, यहाँ पे किसका एसेलरेशन? सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे m1 a1, m2 a2, m3 a3, मतलब कहाँ तक? mn an तक। अगर ये एफ नेट जीरो हो जा रहा, मतलब अगर इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का हम जीरो कर दे रहे, तो क्या ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल जीरो हो जाएगा? मतलब हर एक पार्टिकल का एसेलरेशन या हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 2 हो तो ये -2 हो, तब भी तो जीरो आ सकता है, बाकी सब 0 0 0 हो जाए। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अगर अगर एफ नेट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जीरो है या हर एक पार्टिकल का एसेलरेशन जीरो है। हो सकता है कि किसी पार्टिकल का एसेलरेशन राइट हो तो किसी पार्टिकल का एसेलरेशन सेम एसेलरेशन लेफ्ट हो जाए, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। तो ये याद रखना है कि जब कभी भी सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला, मतलब या फिर टोटल जो फोर्स है वो अगर जीरो हो रहा है, यही बात यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको यहाँ पे आप समझा दे रहे। तो एफ नेट क्या हो गया? मास इंटू एसेलरेशन। मास क्या है? टोटल मास, एक एसेलरेशन और सेंटर ऑफ मास। अगर कह रहा है कि एफ नेट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि F1 जीरो हो जाएगा, F2 जीरो हो जाएगा, मतलब हर एक फोर्स को हम लोग जीरो कर देंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपोजिट भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये कंक्लूड नहीं करना कि हर एक फोर्स जीरो हो जाएगा, हर एक एसेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट इट मीन्स मास इंटू एसेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर हम लोग एफ नेट को जीरो कर रहे हैं तो ये तो जीरो के बराबर होगा ही, होगा कि नहीं? मास इंटू एसेलरेशन और सेंटर ऑफ मास जीरो के बराबर। तो वही बात यहाँ पे हो गया, अगर मास इंटू एसेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो के बराबर, तो मास तो जीरो होगा नहीं, तो बचेगा क्या? एसेलरेशन और सेंटर ऑफ मास किसके बराबर? जीरो। इसका मतलब फिर से है कि A1 इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 सब जीरो के बराबर नहीं होगा। वही बात हम जो कर रहे बार बार, जैसे यहाँ पे अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब जीरो हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है। लेकिन ये जीरो है तो ये जरूर मतलब है कि ये जीरो के बराबर है, मतलब मास इंटू एसेलरेशन सेंटर ऑफ में जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि M1 A1 M2 A2 सब जीरो के बराबर है। हो सकता है किसी का कुछ वैल्यू पॉजिटिव, किसी का कुछ वैल्यू नेगेटिव। लेकिन अगर ये जीरो हो के बराबर है, जैसे एसेलरेशन अगर जीरो होता है तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट। और कौन से वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग? वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। तो अगर एसेलरेशन सेंटर ऑफ मास और जीरो हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, मतलब जो भी उसमें n पार्टिकल्स लिए रखे हम लोग, तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास कुछ वैल्यू आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट टोटल वाले पे नहीं पड़ेगा, मतलब 1 2 3 जो भी हम लोग छोटा छोटा मास ले रहे हैं उसको हम डायरेक्ट उस वैल्यू के बराबर नहीं कर देंगे। जैसे अगर यहाँ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो आया तो हम यहाँ पे A1 A2 A3 को जीरो नहीं कर सकते। अगर हमारा एफ नेट जीरो आया तो हम यहाँ पे F1 F2 F3 को जीरो नहीं कर सकते। अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट आया तो हम V1 V2 V3 को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ये सब डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन है और क्या लेना पड़ रहा है, ठीक है। आँख बंद करके जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है उसी को राइट हैंड साइड में नहीं करना है, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाई वॉट डिस्टेंस 20 kg मास शुड बी मूव टू कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। कह रहा है इसको कितना मूव करें ताकि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो जाए, मतलब सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करना है। तो अगर हम लोग को यहाँ बात के लिए पोजीशन के बारे में बात करना है क्या, M1 X1 M2 X2 वाला कुछ ऐसा कहानी है, M1 X1 M2 X2 M अपॉन में M1 प्लस M2 यही था। और पोजीशन को जो सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रखना है, तो सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रखना है तो ये जो पोजीशन हो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर, ठीक। और उसके बाद बाई वॉट डिस्टेंस 20 kg मास शुड भी, जैसे देखो यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम लोग किए थे, हाँ ये वाला जो कंक्लूज़न है, ये वाला कंक्लूज़न
ये कंक्लूजन डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन के 6 kg इज मूव 2 मीटर राइट एंड बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg मूव हैज टू बी सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन एट सेम पोजीशन। तो सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन पर रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला m1x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2x2 इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम लोग कर लेना, कुछ बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। बाकी अगला देखा कि क्या कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस द बैलून शिफ्ट डाउनवर्ड व्हेन मंकी रीचेस टॉप मोस्ट पॉइंट। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसको हम क्या कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस द बैलून शिफ्ट डाउनवर्ड व्हेन मंकी रीचेस, जैसे नीचे ये बंदर है, बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा, ठीक, ये बैलून है, इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है, और जो धागे का लेंथ है वो एल है। तो जैसे हो क्या रहा है ना, बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बैलून को पकड़ के ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बैलून धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो कह रहा है वही बाई व्हाट डिस्टेंस द बैलून शिफ्ट डाउनवर्ड व्हेन मंकी रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो जैसे वो धीरे धीरे चढ़ रहा है तो बैलून धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जब मंकी एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँच जाएगा बैलून के, तब बैलून कितना नीचे आ जाएगा ये हमको बताना है। तो कुल मिला के फिर से पोजीशन का शिफ्ट है क्या, ये बैलून का नीचे आना मतलब पोजीशन का शिफ्ट। पोजीशन का शिफ्ट मतलब एक ही जनरल फार्मूला अपने पास है पोजीशन वाला, एम एक्स इज इक्वल टू m1x1 m2x2 और m1m2। यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, ऑल्सो सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज। तो यहाँ कुछ फोर्स के बारे में बात नहीं है, तो एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने जगह पे, सेंटर ऑफ मास इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। तो अब देखो क्या वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब अपने को जहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे भी, कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशन, मतलब ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये जहाँ था वहीं पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद m1x1, तो m1 मतलब स्मॉल मास ऑफ मंकी, m हो गया, x1 मतलब पोजीशन कितना है, तो उसका पोजीशन है l-x, ठीक है। ये नीचे की तरफ शिफ्ट करे, ये पूरा l है, तो नीचे की तरफ शिफ्ट करा तो कितना हो रहा है l-x, और ये जो m है कैपिटल M केवल कितना आ रहा है नीचे की तरफ -x। देखो इन दोनों के बीच का दूरी l, लेकिन ये जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, x कम हो रहा है। तो पहला जो दूरी आएगा l-x आएगा, तो l-x आ गया, और जो दूसरा कैपिटल M हो केवल कितना शिफ्ट हुआ, x नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ -x। अब कुल मिला के इसको जब शिफ्ट करें, जब सॉल्व किए तो जो अपने पास x निकल के आएगा, मतलब ये जो x है ये वाला x, ठीक है, कितना पोजीशन नीचे है तो ये x ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रखा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होता तो यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर भी निकाल देते। तो कुल मिला के ये भी बहुत हार्ड नहीं था, बस यहाँ समझना ये था कि क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते ये भी समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कितना क्वेश्चन है, एक तो 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते, देख लेते, डिस्कस करने लायक है तो डिस्कस, नहीं तो तुम लोग सॉल्व करेगा। कह रहे क्या, सिस्टम वॉज एट रेस्ट, एक सिस्टम था जो रेस्ट में था, 2 masses अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एट सम इंस्टेंट दे हैव कुछ वेलोसिटी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, दे हैव v एंड 2v वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कह रहा है कि एक सिस्टम में जो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो जब देखो रेस्ट वेस्ट वाला बात हो गया तो हम फोर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे एफ नेट कितना आ जाएगा 0, जब रेस्ट में था तो फोर्स कितना आ जाएगा 0, अगर फोर्स 0 आएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0, और अगर ये 0 आ गया तो वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा कांस्टेंट। देखो ये सब अभी हम लोग तीनों ऊपर डिस्कस किए थे, इसीलिए डिस्कस किए थे डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए। केवल ये लाइन बोला, सिस्टम वॉज एट रेस्ट, तो सिस्टम को रेस्ट में ले आया, तो इतना कुछ हम कंक्लूड कर लेते हैं। अगर सिस्टम रेस्ट में है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा, अब यहाँ पे बात करें कि 2 masses अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिखने जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, तो जो अट्रैक्ट कर रहा है एट सम इंस्टेंट दे हैव वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी v है तो एक का वेलोसिटी 2v। अब जैसे देखो अगर हम फिगर बनाएं, एक मास m है और दूसरा मास m है, दोनों मास सेम मास है, 2 masses अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा दिए, तो एक v वेलोसिटी से फोर्स लगा दिया, एक 2v वेलोसिटी से, माइनस हटा देते हैं फिलहाल, 2v वेलोसिटी से फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो बोल रहा अपने को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना अपने को, तो एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मास m को भी फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम लोग इसके लिए लिखने जाएंगे तो मोमेंटम का इस्तेमाल करें, कुल मिला के यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम अगर हम लिखने जा रहे हैं तो मोमेंटम के लिए m1v1
m2v2 और यहाँ पे टोटल मास m1 प्लस m2, यही तो लिखेंगे हम लोग। तो अगर m1v1 बात करेंगे तो m है, ठीक है। और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, पहला वेलोसिटी को v ले लेते हैं, ठीक। दूसरा, अच्छा, एक मास को 1 kg है, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे एक मास को 1 kg दिया हुआ है, तभी क्वेश्चन में लिखा नहीं, फिगर में बना हुआ है। तो एक मास को 1 kg लेंगे, इसीलिए बोला है फाइंड m मतलब ये इसको फाइंड करना है। तो ये जो है अपने पास कितने का है, 1 kg मान लो इसको, 1 kg का है। तो 1 kg का है तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, m के जगह पे 1 लिख देते हैं। m की जगह पे 1, m2 की जगह पे m, v2 की जगह पे अट्रैक्ट करें तो -2v, मतलब एक इधर है तो -2v। टोटल मास अगर बात करने जाएंगे तो 1 + m हो जाएगा, m1 + m2, तो 1 + m कर देते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास, देखो यहाँ वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास हम लोग कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट का भी तो कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो वो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि दोनों क्या था, रेस्ट में था। तो दोनों रेस्ट में था तो वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इधर ये क्रॉस आएगा तो पार्टी खत्म, तो यहाँ आएगा -2mv, तो इधर आएगा तो 2mv लिख दे, और यहाँ हो गया v से v कैंसिल, तो m जो आएगा कुल मिला के आ जाएगा अपने पास ½ kg। तो जो दूसरा मास है वो कितना का है, ½ kg मास का है, मतलब ½ kg उसका वेट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 0, और m क्या हो जाएगा अपने पास ½ kg। क्यों ये 0 हो गया, क्योंकि भाई दोनों क्या था, रेस्ट में था। जब दोनों रेस्ट में था, तो जब दोनों रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे बोल दो वेलोसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे वो फिक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि एक ये 10 kg का प्लेटफॉर्म है, उस पर एक आदमी खड़ा है 25 kg का, ठीक। और ये जो है नीचे जो है आई से और इससे एक वायर कनेक्टेड है, वायर से इसको खींचा जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। नीचे आइस है अपने पास, आइस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म का वजन है 10 kg का है, और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है 25 kg का। पूरा शब्दों मैंने लिखा है, बस जो फिगर उसके हिसाब से हम बता दें। और ये जो है इस तरफ मूव कर रहा है कितने, 5 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियली एट रेस्ट था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आफ्टर m जंप। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम लोग ट्राई करेगा एक बार। अब देखो फिर से वही बात, इनिशियली एट रेस्ट कह दिया है तो इतना कुछ तो पता चल जाना चाहिए, ठीक। इनिशियली एट रेस्ट करने वाला वेलोसिटी सेंटर ऑफ कांस्टेंट मतलब यहाँ क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 0। तो यहाँ से फिर से वही मोमेंटम वाला कहानी निकाल के हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मोमेंटम वाला कहानी क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या निकाल रहा है अपने को, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आफ्टर m जंप्ड, ये निकालना अपने को। तो जब 5 मीटर पर सेकेंड से वो जंप कर रहा है, वो आगे बढ़ के वो जंप कर रहा है, तो अगर आगे बढ़ते हुए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड जैसे होगा क्या ना, कि अगर हम किसी बहुत स्लिपरी चीज़ से किसी से जंप करते हैं तो वो पीछे की तरफ जाता है। मोमेंटम वाला कहानी या फ्रिक्शन वाला, जैसे हम उसके ऊपर फोर्स लगा के आगे तरफ जंप करें तो वो पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरफ जाएगा तो उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा। तो वही वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है। जैसे हम क्या बोले, जैसे ये मान लो है अपने पास कुछ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हम इधर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जंप किए। तो अगर हम इधर जंप किए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे की तरफ जाएगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही फाइंड करना। तो मास और वेलोसिटी वाला कहानी का मतलब मोमेंटम वाला, मतलब यही वाला फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल होगा, और फिर से इस्तेमाल तुम लोग करेगा और सॉल्व करेगा। सॉल्व करके अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, इतना, मतलब आधा, जितना भी इसका मास था उसके आधे वेलोसिटी से वो मूव किया। 25 kg का मास था और आधा हो जाएगा 12.5 वेलोसिटी। तो ये सॉल्व तुम लोगों को करना है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे। अब इसके बाद जो आ जाएगा अपने पास लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। मोमेंटम तो बाद में आएगा, उससे पहले हम लोग कई सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्योंकि इधर आएगा तो मोमेंटम ही वाला कहानी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मोमेंटम भी हम लोग कर लेंगे डिस्कस, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये तुम लोगों को सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन सॉल्व ये वाला करना है। ये नहीं, ये था ना, ये था। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग ट्राई जरूर करेगा, और ट्राई करेगा तभी कुछ सीख पाएगा, नहीं तो बस टाइम पास करना है। तो कई सारा रील पड़ा हुआ है टाइम पास, उससे भी हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी एजुकेशनल वीडियो देख रहा तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, अपने आप से तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी अगर कोई रील देखना है, वहाँ पे अपने आप से मूड बन जाता है, उसके बाद बहुत कुछ होने लगता है, तो वो अपने आप हो जाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो तो मेहनत करना पड़ेगा।
पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उम्मीद करते हैं तुम लोग मेहनत भी कर रहा होगा और बाकी कोशिश कुछ ना कुछ अच्छा करने का कर ही रहा होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। राम राम।